Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor of Ashraf. बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स का न्यू सिलेबस जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियोमीटर, जो कि हमारा वेटस्टोन ब्रिज के बाद का। इसमें बच्चों एक हमारे पास सर्किट है, हाउ टू सॉल्व द सर्किट प्रॉब्लम, वो हम लोग देखेंगे लास्ट में गैल्वेनोमीटर के साथ। तो सर्किट प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं और गैल्वेनोमीटर को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने आज का जो टॉपिक चूज किया वो है हमारा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी बेस क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, इसको हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं, ये सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चंस है आज के टॉपिक में आपके क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को शुरू से दे लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जितनी भी आपकी कंसेप्ट वर्डीज हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर खत्म हो जाएं। तो चलें बच्चे आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बताता चला जाऊं बच्चे, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पोर्शन खत्म कर दिया हुआ है। हमारा जो पोर्शन चल रहा है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट इलेक्ट्रिसिटी के मतलब जितने भी ऑपरेटर्स हैं, जितनी भी उसकी पैमाइशें हैं, वो सारी की सारे अब के लेक्चर्स में स्टार्ट हुई पड़ी हैं। यहाँ पर जो आज का आपका लेक्चर हुआ पोटेंशियोमीटर का, पोटेंशियोमीटर ही क्यों यूज किया जा रहा है और क्यों ही इसके इस्तेमाल को ज्यादा रागब दिया जा रहा है। बच्चों जो पोटेंशियोमीटर है ये एक ऐसा डिवाइस है जो अननोन रेजिस्टेंस, जिस तरह वेटस्टोन ब्रिज में हम लोगों ने देखा था कि किसी सर्किट की अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास वेटस्टोन ब्रिज इस्तेमाल हुआ था। इसके जो दो बंदे थे उन्होंने इसको कब कहां पर किस तरह से 1833 में एक ने इसको पब्लिश, एक ने इसको मुतारफ करवाया था, जबकि दूसरे ने 1843 में पब्लिश कर दिया था। यहाँ पर भी बिल्कुल बच्चे वैसा ही सेम आपके पास केस है कि आपने इंस्ट्रूमेंट की पोटेंशियल डिफरेंस यानी उसकी जो वहां पर गुजरने वाली वोल्टेज है उसको दुरुस्त तरीके से किस तरह से पैमाइश करनी है, उसको दुरुस्त तरीके से किस तरह से हैंडल करना है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का, लेकिन बच्चे मैं बताता चला जाऊं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको लाजमी तौर पर आप लोगों ने गो थ्रू करना है। बुक के मुताबिक आपकी हेडिंग, आपके जो मैथमेटिकली फॉर्म है वो भी डिफरेंट बेस पर, जो हम लोग इसके पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब भी कर दिया और उनको एक्सप्लेन भी कर दिया। आपके लिए एक समझ लें कि नोट्स बना दिए हैं ताकि किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल परेशानी ना आए। ठीक है, चले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे इसकी डेफिनेशन, पोटेंशियोमीटर क्या है? दैट सिस्टम है यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस वेरी एक्यूरेटली। ये एक ऐसा आला है जो किसी सर्किट की जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको बड़े ही बेहतर तरीके से एक्यूरेटली मेजर करने में हेल्पफुल है। इसका यूज कहां पर है? टू मेजर द अननोन ईएमएफ। ठीक है बच्चों, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बाय यूजिंग द पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर क्यों हमारे लिए अहम है? पोटेंशियल डिवाइडर हमारे सर्किट में किस तरह से अपनी जो तख्लीकी है, जो वहां पर क्रिएटिविटी है, उसको बेहतर करते हैं। टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कौन सा रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट के मुताबिक हमारी इक्वेशंस पर क्या असर पड़ेगा। अंडरस्टूड है? कंस्ट्रक्शन आ जाती है बच्चे। इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई वी प्रेफर द पोटेंशियोमीटर ऑन द अदर डिवाइसेस लाइक दैट। हमारे पास इसके एक्सरे टूल्स भी हैं, इससे बेहतर जो आला है, जो गैल्वेनोमीटर की दूसरी किस्म है, वोल्ट मीटर भी है। यहाँ ये आपके पास वोल्ट मीटर की शक्ल में पोटेंशियोमीटर, ठीक है, कि इसने वोल्ट मीटर को वहां पर मेजर करना है। लेकिन एक्स रे डिटर्मिनेशन वाले भी कुछ डिवाइसेस हैं जो इससे बेहतर और एक्यूरेटली, ये भी एक्यूरेट एक प्रोसीजर है, एक्यूरेट एक इंस्ट्रूमेंट है, इससे भी ज्यादा एक्यूरेटली अगर आपने मेजर करना है तो इसके मुकाबले हमारे पास दूसरे आलाज भी आ जाते हैं ये वाले। तो बच्चों उनको हम लोग क्यों नहीं ऑपरेट करते हैं? बच्चों वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से हम लोग ऑपरेट नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर को इसलिए ऑपरेट कर क्योंकि ये आपके पास एक्सपेंसिव भी नहीं है और अच्छे तरीके से भी पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल को, वोल्टेज को मेजर कर सकता है। असल में इसका काम क्या होता है? हमारे पास सारी की सारी जो चीज है ना वो ये ओहम के लॉ पर डिपेंड कर रही है। वो किस तरह से वो मैं बताता हूँ। ये देखिए ओहम का लॉ क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर का मतलब है अगर हम इसको अरेंज करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, V ओवर R इज इक्वल टू आई। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट नहीं होगा,
तो अगर करंट ज्यादा होगा तो वहां पर रेजिस्टेंस ना होने के बराबर होगी। यही यहाँ पर ही मौजूद पॉइंट को हम लोग देख रहे हैं। वो पोटेशियोमीटर में जो रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा होती है, ताकि किसी भी किस्म का वहां पर करंट ड्रा ना किया जा सके और हम लोग सर्किट की जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कायदगी से, रेगुलरली से, एक्यूरेटली मेजर कर सकें। असल काम इसका ये है। तो हम लोग इसको प्रेफर क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज अनएक्सपेंसिव। ये आपके पास एक्सपेंसिव नहीं होता, ये अच्छे तरीके से पोटेशियम को मेजर कर सकता है। मजीद बरा यहाँ पर करंट किसी किस्म का ड्रा नहीं होता, जिसकी वजह से, किसकी वजह से भला? रेजिस्टेंस की वजह के। इट हैज अ वेरी वैल्यू हाई वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट ड्रा एनी काइंड ऑफ द करंट इन द सर्किट। हम सर्किट में किसी भी किस्म का करंट ड्रा नहीं कर सकते। ठीक हो गया बच्चे, ये इसकी प्रेफरेंस आ गई थी। अब इस सर्किट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि सर ये सर्किट है क्या। A potentiometer consists of the long conducting wire of the uniform cross sectional area। एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की वायर है जो कि पोटेशियोमीटर में यूज हो रही है। और दूसरे नंबर पर क्या है कि ये आपके पास 3 टर्मिनल्स पर डिपेंड करेगा, एक ए, दूसरा बी और तीसरे नंबर पर सी टर्मिनल्स है। ठीक है, 3 टर्मिनल्स को इस्तेमाल करेगा। और वो क्या है? अ बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी टर्मिनल्स। ए और बी के दरमियान हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया और साथ में हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस भी रखी हुई है। रेजिस्टेंस क्यों रखी हुई है? ये भी बड़े मजे की बात है। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्यों प्लेस की हुई है? देखें बच्चे, हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट की एक बैटरी है। तो जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, फॉर एग्जांपल वो 5 वोल्ट का है, 6 वोल्ट का है, 8 वोल्ट का है, तो हमने जब 10 वोल्ट की बैटरी के साथ उसको अप्लाई करना है या 10 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, तो वो कितने वोल्ट की उसको जो है ना वोल्टेज मुहैया करेगी? बच्चे वो 10 वोल्ट की ही करेगी। क्यों? क्योंकि वो बैटरी है ही 10 वोल्ट की है। आपको चाहिए 5 वोल्ट, आपने बैटरी कनेक्ट की है 10 वोल्ट की। अब मुझे बताएं वहां पर वोल्टेज कितना होगा? जाहिर सी बात अंडरस्टूड है कि वहां पर वोल्टेज 10 वोल्ट का होगा, बिकॉज ऑफ द बैटरी इज 10 वोल्ट। आपके पास जो बैटरी है वो 10 वोल्ट की है, लिहाजा वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, वोल्टेज दिया जाएगा, वो भी कितना होगा? 10 वोल्ट का होगा। तो लिहाजा इस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? दैट्स विल बी द नोन एज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये इस रेजिस्टर का जो काम है ना बच्चों, ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर हमारे पास जो वोल्टेज बैटरी है वो है 10 वोल्ट की। ठीक है, ये देखें, लेट्स सपोज दैट हमारे पास बैटरी 10 वोल्ट की है ना, तो हमने इसके ऊपर ये देखें 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम लोगों ने इसके ऊपर ये चीजें दर्ज कर दी हैं। क्या करेंगे? जिस ऑपरेटर्स की, जिस इंस्ट्रूमेंट की हमने वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, उसको उस हिसाब से कनेक्ट करेंगे, ताकि हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट की बैटरी हो और ऑब्जेक्ट हम लोग लगा रहे हैं 7 वोल्ट का, तो हमें कितना पोटेंशियल चाहिए? फिर 7 वोल्ट का, कामियां ज्यादा ना हो। तो 7 वोल्ट पर हम लोग अपने कनेक्शन को, अपने ऑपरेटर्स को फिक्स कर देंगे। और बाकी का ये देखें, 10 में से 6 के, सॉरी 7 के बाकी कितना, 3 वोल्ट का जो करंट है वो बैटरी में पास नहीं करेगा, बिकॉज वहां पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसकी वैल्यू बहुत हाई है और आप लोगों को अपनी मतलूबा वोल्टेज के हिसाब से वहां पर करंट मिलेगा। अंडरस्टूड हो गई है कि हम लोगों ने पोटेशियोमीटर की जो अहमियत में ये रेजिस्टर लगाया, ये क्यों लगाया? ये हमारे पास इसलिए लगा हुआ है। तीसरे नंबर पर टर्मिनल सी इज थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड प्रॉपरली एंड इट कैन स्लाइड ओवर वायर ए बी। हम लोगों ने कनेक्टेड ये जो सर्किट है ना, इसको बाहर वाली साइड पे लगाया हुआ है, ताकि हम लोग इसको ए से लेकर बी तक किसी भी पॉइंट के ऊपर हरकत करवा सके। यानी कि जिस चीज का पोटेंशियल, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उसका है वोल्टेज है 2 वोल्ट, तो आप लोग इसको क्या करेंगे? आप लोग इसको यहाँ पर मूव ऑन करवाएंगे ना, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको इस जगह पर लेके आ सकते हैं। लिहाजा ये हमारे लिए काफी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से सर्किट होगा, जिस हिसाब से हमारे पास डिवाइस होगा, उस हिसाब से हम लोग अपनी वोल्टेज को मेंटेन कर सकते हैं। तो आगे है बच्चों नल कंडीशन। नल कंडीशन का जो कंसेप्ट है बच्चे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों ने लास्ट टाइम वेटस्टोन ब्रिज पढ़ा था। वेटस्टोन ब्रिज में आप लोगों ने देखा था कि दो दो सर्किट के जो पॉइंट बने हुए थे उनका पोटेंशियल सेम था। ठीक है ना? और वो कौन से थे? मैं आप लोगों को थोड़ी सी याद आने के लिए यहाँ पर छोटी सी डायग्राम बनाने लगा हूं। देखिएगा, आप लोगों के पास इस तरह से सर्किट था, ये रजिस्टर लगा हुआ था। ठीक है, इस तरह से याद आया कुछ? हाँ,
तो ये आपने 0 वोल्ट पे रखा हुआ था, ये आपने 4 वोल्ट पे रखा हुआ, ये आपने 10 वोल्ट पे रखा हुआ था, ये आपने 4 वोल्ट पे, यानी और इसको आप लोगों ने ए कहा था, बी कहा था, इसको आपने सी कहा, डी कहा था, और इसको आप लोगों ने सी कहा था। याद आया? यहां पर देखें, जो आपका बी और डी का पोटेंशियल है, या बी, इसके साथ आप लोगों ने गैल्वानोमीटर को कनेक्ट किया था, और जबकि इन दोनों को क्या किया था आपने, किसी बैटरी के साथ, पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, आपने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। जो आपके पास दो पॉइंट थे ए और सी, इसको सेम पोटेंशियल पर यानी बैटरी के साथ कनेक्ट किया था, और बाकी जो आपके पास कनेक्टर थे या पॉइंट्स थे उनका पोटेंशियल सेम रख दिया था। अब यहां पर भी बिल्कुल बच्चे जो नल कंडीशन अप्लाई की जा रही है वहां पर, ये असल में इस तरह से है, आपने जो बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है वो इस तरह से, ठीक है, ये देखिएगा, ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, साथ ही साथ आप लोगों का जो पॉइंट सी मूवेबल है वो देखते हैं। ये देखें इस तरह से, तो यहां पर जो आपका नल कंडीशन बनेगा वो बच्चों वो वाली नल कंडीशन बनेगी कि एक दफा आप लोगों का अगर क्लॉकवाइज में क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज में करंट फ्लो हो रहा है, और दूसरी दफा जो आप लोग करंट की पैमाइश करें वो आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। ये देखें, जैसे ये 4 वोल्ट का और ये 4 वोल्ट का है, क्लॉकवाइज में पोटेंशियल मूव ऑन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में पोटेंशियल मूव ऑन कर रहा है, दोनों का जो इफेक्ट है वो बच्चों आपके पास कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये वाली जो कंडीशन होगी ये आपके पास नल कंडीशन होगी। अंडरस्टूड हो गई है? मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि आपके पास यही चीज लगी हुई है। यहां पर एक दफा क्या हुआ, आपने इसको, आपके पास क्लॉकवाइज यानी 4 वोल्ट से डी तक गया, फिर 4 वोल्ट से डी तक जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस तरह से जो करंट की डायरेक्शन, करंट का इफेक्ट होगा, ये दोनों एक दूसरे को जायल कर देंगे, कंजप्शन मतलब जाया कर देंगे, तो लिहाजा आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो कौन सी बन जाएगी, नल कंडीशन बन जाएगी। अंडरस्टूड हो गई है? दूसरे नंबर पर बच्चों ये इस रेजिस्टर का काम ये है कि आपके वोल्टेजेस को कम करना है, जितने कंजप्शन कर देगा यहाँ पर या किसी और शक्ल में यहाँ पर इसको कम कर देगा, ताकि आपके जो ऑब्जेक्ट वोल्टेज है वो उतनी ही मिल सके जितनी आपके ऑपरेटर्स को चाहिए। तो नल कंडीशन फिर क्या हुई, when potential difference between points A and C become equal to EMF of the cell, जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए और सी की जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हो जाए सेम, जो आपके पास ईएमएफ का सर्किट यहाँ पर लगा, ये देखिए इस तरह से ईएमएफ के सर्किट के इक्वल हो जाए, we cannot draw the any kind of the current from the air, हम लोग no current flow through the cell, this condition is called the null condition। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, null condition कहलाएगी। अंडरस्टूड है? अच्छा, तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइडर का क्या काम है और पोटेंशियल डिवाइडर का होना क्यों जरूरी है। ये तो बच्चे सारा मसला है कि यहाँ पर जो सारा काम किया जा रहा है वो हमारा पोटेंशियल डिवाइडर पर ही किया जा रहा है। पोटेंशियल डिवाइडर पर मैंने आप लोगों को अभी करके बताया है कि किस तरह से बैटरी से जो 10 वोल्ट का पोटेंशियल आ रहा है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस की शक्ल में जाया हो रहा है या रेजिस्टेंस की जरा शक्ल में कंज्यूम हो रहा है, और आपके गिवन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ऑपरेटर्स के मुताबिक वहां पर जो पोटेंशियल है उसको प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि किसी भी किस्म की दूसरी डिस्टर्बेंस ना हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो अब मसला आ रहा है ना वो है छोटे ऑब्जेक्ट या उस ऑब्जेक्ट की रेजिस्टेंस जिसको हम लोग ओवर मूव करवा रहे हैं ए से सी तक या ए से बी तक, उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले हम लोग पोटेंशियल डिवाइडर का करेंगे, दूसरे नंबर पर हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को मूव करेंगे पोटेंशियल डिवाइडर पर, फिर हम लोग अननोन ईएमएफ ऑफ द सेल मूव करेंगे, फिर हम लोग उसका कंपैरिजन करेंगे किस तरह से कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले हमें पता है हम यहाँ पर क्या मालूम कर रहे हैं, हमने यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है वो हम लोगों ने अपना ए जो कि बैटरी के साथ कनेक्ट है, ये देखें पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। दूसरे नंबर पर जो ऑब्जेक्ट है वो है हमारा सी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस या जिसका वोल्टेज वेरी कर रहा है, उस हिसाब से उसको यहाँ पर हमने एडजस्ट कर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो हमारा पोटेंशियल बनेगा वो क्या बनेगा, वी ए और सी, यानी V से लेकर V जो पोटेंशियल है वो आपका A और C के गिर्द रहेगा। अंडरस्टूड हो गया?
अब आपको पता है जो V होता है ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर के इक्वल होता है। यहाँ पर जो आपके पास रेजिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट की वो है स्मॉल आर, तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगी, छोटी रेजिस्टेंस यानी आई आर बन जाएगी। आई की वैल्यू हम लोग अगर ओम्स के लॉ से निकालेंगे तो आपके पास प्यारे बच्चों बन जाएगी V ओवर आर। तो यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वी ए सी इज इक्वल टू V ओवर आर। बाहर आपके पास छोटी रेजिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट की या उस ऑपरेटर्स की, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को देखें क्या बन गया हमारे पास, जो वोल्टेज ए और सी के दरमियान है वो है स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाय वी। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। अब आपने रेजिस्टेंस का क्या पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने जब रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस या फैक्टर्स को पढ़ रहे थे ना, आपने देखा था कि वहां पर ऑपरेटर्स की लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो उस हिसाब से हमने एक इक्वेशन फाइंड आउट की थी, वो थी हमारी R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नाम दिया था। अब छोटे आर के लिए हम लोग छोटी, क्यों, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक जो इसकी रेजिस्टेंस है वो आर, तो यहां से लेकर यहां तक जो इसकी लेंथ होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, स्मॉल आर हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से स्मॉल आर हो जाएगी। तो आपके पास जो बच्चे यहाँ पर प्रोसीजर बनेगा वो क्या बन जाएगा, कैप स्मॉल आर के लिए लेंथ जो होगी वो स्मॉल एल हो जाएगी, कैपिटल आर के लिए कैपिटल रेजिस्टेंस के लिए मतलब ये सारी जो रेजिस्टेंस है इसके लिए जो रेजिस्टेंस होगी वो कैपिटल आर हो जाएगी। तो वैल्यूज को पुट करें, स्मॉल आर की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, रो स्मॉल एल ओवर ए, कैपिटल आर की जगह रो कैपिटल एल डिवाइडेड बाय ए। ये फैक्टर्स बच्चों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो फैक्टर बचेगा वो आपका होगा स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल मल्टीप्लाई बाय वी। एक्चुअल में जो हम लोग चीजों का सॉल्यूशन निकालते हैं ना वो यही है। तो टोटल में से टोटल को नीचे रखा जाता है, जो ऑब्टेनिंग होता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100, ऑब्टेनिंग डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 अगर हमने किसी चीज की परसेंटेज निकालनी है। ये तो आपको चीज पता है, यहाँ पर भी बिल्कुल वही चीज हो रही है, ओरिजिनल लेंथ में से जितनी लेंथ वहां पर इस्तेमाल हो रही है बाकी जो वहां पर पोटेंशियल लग रहा है, ठीक है। तो जब आपके पास फाइनल वोल्टेज होगी ए और सी के दरमियान वो क्या बन जाएगी, स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाय वी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है ना। अगर नहीं आई तो थोड़ी सी वीडियो प्ले करके आपने पीछे देख लेना है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट में लाजमी बता देना है ताकि क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकूं, ठीक है। दूसरी जो शक्ल है वो है अननोन ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ की जो अननोन सेल की जो ईएमएफ है, अननोन ईएमएफ है, उसको हम लोगों ने कैसे फाइंड करना है। पहले बच्चों ये देखें, हम लोगों ने वही चीज है, वही सर्किट है, इसको हम लोगों ने क्या किया, बैटरी के साथ सर्किट जो है ए और बी का हम लोगों ने यहाँ पर ड्रा कर दिया। दूसरा सर्किट वही है हमारा सी वाला, और साथ में हम लोगों ने एक ईएमएफ को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब जो मजे की बात है, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक किस्म की जो कंडीशन बनेगी वो आपकी बच्चों नल वाली बन जाएगी। क्यों, क्योंकि जब रेजिस्टेंस ही वहां पर ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, हाई वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, वहां पर किसी भी किस्म का करंट नहीं। ये देखिएगा जरा गौर कीजिएगा, ये जो आपके पास बैटरी है इसका पोटेंशियल ए के साथ, ये जो आपके पास ईएमएफ का सोर्स है इसकी पोटेंशियल ए के साथ। तो बच्चों ये देखो दोनों का जो आपके पास पोटेंशियल बन रहा है वो कहां पर बन रहा है, ए के साथ, यानी हाई पोटेंशियल किसके साथ है, ए के साथ। बाकी जो नेगेटिव है वो गैल्वानोमीटर से होता हुआ उस सर्किट पॉइंट पर है, सी वाला, जिस सर्किट पॉइंट को आप लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। अंडरस्टूड है। ये देखें हाई पोटेंशियल इसका पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव, दोनों का पोटेंशियल सेम एट द ए पॉइंट, और जो आपके पास नेगेटिव टर्मिनल उसका बी और एक नेगेटिव का सी को। और जब इन दोनों इफेक्ट यहाँ पर मिलेंगे पॉजिटिव यानी आपका क्लॉकवाइज, ठीक है, क्या है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, तो क्या बन जाएगा ये बच्चों, ये आपके पास एक दूसरे को डिस्कॉइल कर देगा, मतलब किसी भी किस्म का इफेक्ट वहां पर नहीं होगा। अंडरस्टूड हो गया। तो उस हिसाब से जो ईएमएफ होगी वो बैटरी की ईएमएफ के इक्वल होगी, और जो बैटरी की ईएमएफ आई वो हमारे पास क्या आई है, ईएमएफ किसकी वोल्टेज है, जो ए से लेकर सी तक का वोल्टेज था वो, और वो क्या था हमारे पास आई स्मॉल आर, वो यहां पर लिख लिया, ठीक है। यहां पर एक और बात आ जाती है,
जब यहाँ पर दोनों सर्किट ही एट द सेम पोटेंशियल मतलब हाई पोटेंशियल पर हैं, ये देखिए प्लस यहाँ पर, ये भी प्लस यहाँ पर, ये वाला नेगेटिव और इसका ये वाला सी वाला नेगेटिव, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों फैक्ट सेम हो जाएंगे, देयर इज विल बी कॉल्ड द नल कंडीशन। वहां पर किसी भी किस्म का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो गैल्वानोमीटर में किसी भी किस्म की डिफ्लेक्शन नहीं होगी, क्योंकि बिकॉज दे आर एट द सेम पोटेंशियल डिफरेंट, वो दोनों के दोनों क्या है, सेम पोटेंशियल पर हैं। अंडरस्टूड हो गई। फिर ईएमएफ बीएसी, हमारे पास जो इसका आई की जो वैल्यू थी ओम्स लॉ के मुताबिक वो क्या थी, वी डिवाइडेड बाय आर, ये हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पर पुट कर दी है। अब इसको हम लोग दोबारा से रीअरेंज करेंगे, दोबारा से हम लोग उस रेजिस्टेंस के हिसाब से, मतलब ए से लेकर सी तक जो लेंथ बन रही है वो हमारी स्मॉल लेंथ हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, फिर ए से लेकर बी तक जो हम लोग रेजिस्टेंस की लेंथ को मेजर कर रहे हैं वो हमारे पास कैपिटल आर एल बन रही है, उसको हम लोगों ने यहाँ पर पुट किया, फिर हमने उसकी रेशियो को फाइंड आउट किया, रेशियो को फाइंड आउट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो है स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल मल्टीप्लाई बाय वी। When no current drawn from the circuit which should be known as of the unknown resistance can be found. अगर वहां पर किसी भी किस्म का कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा तो हमारे पास जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ई एक्स का मतलब आप लोग इस तरह से ले सकते हैं कि ये आपके पास अननोन ईएमएफ या अननोन वोल्टेज पोटेंशियल की वैल्यू, और इसी से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर है कंपैरिजन। हम लोग किस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों ईएमएफ्स को। लेट्स सपोज दैट आपके पास वही सर्किट है, बैटरी के साथ कनेक्ट है, ए वाला सिरा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, बी वाला सिरा नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब यहाँ पर जो हमारे पास लेंथ बनने वाली वो दो लेंथ बनने वाली है। एक जो लेंथ बनेगी बच्चों वो हमारी होगी पहली ईएमएफ के साथ, क्या है यहाँ पर एक चीज बच्चे नोट रखनी है आप लोगों ने, तो दो ईएमएफ्स को हम लोगों ने एट द सेम टाइम यहाँ पर लगाया हुआ है, और इन दोनों के सर्किट को ये देखें, यहाँ पर ये सर्किट जब कनेक्ट होगा ना तो बच्चे याद रखना है आपने इस वाले सर्किट को ऑपरेट नहीं करना, एक टाइम में एक ही सर्किट को ऑपरेट कर सकते हैं, दोनों सर्किट को ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर दोनों सर्किट को ऑपरेट करेंगे वहां पर ऑपरेटर्स फॉल्टी आ जाएगा। ठीक है ना, किसी भी किस्म के कोई भी जो है ना वहां पर वायलेंस हो सकती है, यहाँ पर कह लें कि वहां पर सर्किट जो है ना वो ब्रेक कर सकता है, जल भी सकता है। हम लोगों ने ईएमएफ E1 और EMF E2 अप्लाई किया, बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ये देखें दोनों के जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको ए के साथ हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया हुआ है। अब एट द सेम रेट हम लोग बारी बारी दोनों EMFs को यहाँ पर अप्लाई करेंगे और उस हिसाब से उस जगह की रेजिस्टेंस को या उस जगह की ईएमएफ को फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसकी रेशियो को देखेंगे। देखें जो अब जब हम लोग E1 की फाइंड आउट कर रहे हैं ना वैल्यू, तो हमारे पास जो गैल्वानोमीटर होगा ये E1 के साथ कनेक्ट होगा, उस हिसाब से जो हमारा सर्किट बनेगा वो ए से लेकर इस पॉइंट तक, आप इसको सी ही कह लें, तो आपके पास जो पॉइंट बनेगा वो ए से लेकर सी तक का बन जाएगा। तो लिहाजा जो पहली ईएमएफ की वैल्यू वो वोल्टेज ई सी तक, तो लिहाजा हम लोग इस तरह से इसको वैल्यूएट कर सकते हैं। तो ईएमएफ E1 की जो वैल्यू वो हमारे पास स्मॉल l1 ओवर कैपिटल L मल्टीप्लाई बाय V, जो दूसरी ईएमएफ यानी सेल की वैल्यू होगी वो हमारे पास इस तरह से, दोनों को हम लोग आपस में डिवाइड करेंगे यानी E1 बाय E2, तो हमारे पास उनकी रेशियो आ जाएगी। तो ये रेशियो ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द बैलेंसिंग लेंथ, लिहाजा यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेट हो जाएगी, और इसी तरह हमारे पास जो सर्किट है उसकी ईएमएफ और उसकी वोल्टेजेस के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो भी हमें अचीव हो जाएगी। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने पोटेशियोमीटर की प्रेफरेंस को देखा, किस तरह से पोटेशियोमीटर दूसरे सर्किट और दूसरे डिवाइसेस के ऊपर प्रेफर किया जा रहा है। तीसरे नंबर पर हम लोगों ने इस सर्किट को बनाने की जो तजवीज़ थी वो देखी, नल बैलेंसिंग, और फिर बाद में हम लोगों ने उसको बैलेंस करके देखा इक्वेशंस को किस तरह से उसकी रेशियो में क्या वैल्यू दे रही है। अगर बच्चों आपको इस प्रोसीजर में किसी भी तरह की कोई भी डिफिकल्टी हो, आपने वीडियो को पहले देखना है, वीडियो को देखने के बाद समझने के बाद मजीद क्वेश्चंस ना आपको समझ में आए या कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो या कोई दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो तो आपने बच्चों कमेंट में लाजमी बताना है, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। मुझे दें इजाजत। आई होप आप लोगों को गेट आउट हो गया होगा किस तरह से हमारे सिलेबस की जो रवानगी है वो हमारे लास्ट चैप्टर तक जा रही है। हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक है या करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो आर्टिकल्स हैं वो भी खत्म होने वाले हैं। हमारे पास अब रियोस्टेट गैल्वानोमीटर आने वाला है। गैल्वानोमीटर के साथ आपका एक सर्किट शॉर्ट नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन है,
ठीक है ना। सर्कल प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो ग्लूगोनोमीटर के साथ में आप लोगों को करवाऊंगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस ऑन द बेस ऑफ द न्यू सिलेबस यू कैन गेट इट फ्रीली ऑन द यूट्यूब। आई होप मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।